Welcome to Yes Sampat Educator. सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू यस संपत एजुकेटर। जो आज की डेट है वो है 8 नवंबर 2022 और आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे और ये भी जानेंगे कि ये क्या है ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, क्या यूक्रेन गेहूं पहुंचा पाएगा, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर एनपीआर के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो एनपीआर है तो है क्या, इज इट क्लियर? सो वंस अगेन वेलकम यू ऑल इन द यस संपत एजुकेटर ओवर हियर। सो बिफोर वी गोइंग टू स्टार्ट आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। एज यू नो, माई नेम is Yes Kumar Sampat and by profession I am an engineer and by passion I am an educator. I have 6 years teaching experience. So चलो भारत को आगे बढ़ाते हैं। If you want to follow me in the Instagram, Facebook and YouTube, so you can just follow me in this particular social media platform. Okay, so let's start with the newspaper। जो जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि आज की जो डेट है दोस्तों वो है 8 नवंबर 2022 और ट्यूसडे। इज इट क्लियर? तो आगे हम लोग देखते हैं कि आज का जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर सबसे पहली चीज या आर्टिकल जो है वो कौन सा है। ठीक है, सो सुप्रीम कोर्ट इन अ मेजोरिटी वर्डिक्ट अपहोल्ड्स द ईडब्ल्यूएस कोटा। तो यहां पर आप लोगों को पता होगा कि 5 जजेस की एक बेंच बैठी थी रिगार्डिंग द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। उसके रिगार्डिंग जो वर्डिक्ट था यहाँ पर, उसके रिगार्डिंग जो डिसीजन आने वाला था, वहाँ पर 5 जजेस की बैठक बिठाई गई थी जिसके अंदर 3 जजेस के यहाँ पर सहमति दी थी कि ईडब्ल्यूएस कोटा को हम लोग एनरोल कर सकते हैं। और ये जो 2 जजेस है जिनका नाम है जस्टिस दिनेश महेश्वरी जी एंड जस्टिस रविंद्र भट्ट जी, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर कुछ अपना अलग से पॉइंट ऑफ व्यू दिया था। इज इट क्लियर? तो ये चीज आप लोगों को यहां पर याद रखनी है। इज इट क्लियर? तो यहां पर वी कैन से दैट देयर इज अ 3:2 स्प्लिट ओवर हियर। तो यहां पर उसके बारे में बातचीत की जा रही है। पहले देख लेते हैं कि एक्चुअली आर्टिकल है तो क्या कह रहा है। सो 10% रिजर्वेशन ऑफ टू द पुअरेस्ट ऑफ पुअर अमंग फॉरवर्ड कास्ट डज नॉट अफेक्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो से 3 जजेस ऑफ द 5 member बेंचेस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अनदर जज होल्ड दिस पर्टिकुलर एक्सक्लूजन ऑफ अदर कम्युनिटीज इज अवॉइडली डिस्क्रिमिनेटरी। ओके, तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंच बैठी थी सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से ऑन द मंडे, तो यहाँ पर 3:2 का मेजॉरिटी डिसीजन निकल कर आया है। ये वैलिडिटी जो थी, ठीक है, ये 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये आप समझ सकते हैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि ईडब्ल्यूएस जो है, ठीक है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, उसकी अगर मैं यहाँ पर बातचीत करूँ तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कोटा के अंदर यहाँ पर 3 जजेस की और 3:2, ठीक है, यहाँ पर 5 जजेस की बेंच बैठी थी जिसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित सर एंड जस्टिस एस रविंद्र भट्ट सर। तो यहां पर उन दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग था और यहां पर 3 जजेस का भी पॉइंट ऑफ व्यू अलग था। तो यहां पर 3 जजेस ही जो है उन्होंने ईडब्ल्यूएस को सपोर्ट किया था और यहां पर डिसेंट्स के अंदर यू ललित सर एंड जस्टिस रविंद्र भट्ट सर जी आते हैं। इज इट क्लियर? यहां पर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कोटा एक्चुअली है तो है क्या। तो यहाँ पर देखिए एससी कम्युनिटी, एसटी कम्युनिटी, तो यहाँ पर उनको और ओबीसी, ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो एक्ट पारित किया गया था 2019 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, तो उसके अंदर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को 10% की यहाँ पर जो रिजर्वेशन है वो दी गई थी एज पर दिस पर्टिकुलर आर्टिकल नंबर 15 एंड एज पर दिस पर्टिकुलर आर्टिकल नंबर 16 जिसके अंदर ये अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, और उसके अंदर क्लोज डाले गए आर्टिकल 15 क्लोज 6 एंड आर्टिकल 16 क्लोज 6। इज इट क्लियर? तो यहां पर इकोनॉमिकल रिजर्वेशन जो है जॉब्स के अंदर और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर, एडमिशन के अंदर, जो भी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंदर आता है उसको ये बेनिफिट मिल सकता है इकोनॉमिक रिजर्वेशन का। इज इट क्लियर? तो यहां पर जो चैलेंजेस था, यहां पर कहने का मतलब ये था कि जब भी हम लोग कोई पुअर कम्युनिटी को या उसके वेलफेयर के लिए काम करते हैं, सो दे नॉट कवर्ड बाय द 50% रिजर्वेशन पॉलिसी। ओके, तो यहाँ पर जो एससी है, एसटी है या सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, तो उसको यहाँ पर जो उनको जो रिजर्वेशन दिया गया है वो तो 50% के करीब दे ही दिया गया है। तो हमें पूरा का पूरा जो रिजर्वेशन है वो 50% अलोकेशन किया गया है। ठीक है, अगर हम लोग और 10% जोड़ देते हैं तो ये तो 60% हो जाएगा।
50 और प्लस 60, तो ये तो 60% 10% यानी कि 60% हो जाएगा, पर हमें तो सिर्फ और सिर्फ 50% के अंदर ही खेलना है। तो यहाँ पर ये चैलेंजेस बनकर निकल कर आया था कि अगर हम लोग इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को यहाँ पर 10% जो है वो रिजर्वेशन दे देते हैं, तो यहाँ पर जो है वैल्यू 60% तक पहुंच जाती है, जो कि यहाँ पर वैलिड नहीं मानी जा सकती। हमें 50% के करीब करीब देखना है। और ये चीज भी है, क्या एससी कम्युनिटी के अंदर और एसटी कम्युनिटी के अंदर क्या ये इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन नहीं होंगे क्या? ठीक है, एससी और एसटी के अंदर भी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन होंगे ही होंगे, ऐसा तो जरूरी नहीं है। तो क्या हम लोग एससी और एसटी को इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंदर भी रिजर्वेशन प्रोवाइड कर पाएंगे? तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बीच में यहाँ पर क्वेश्चन था। इसके लिए यहाँ पर सेंट्रल और स्टेट ने यहाँ पर जो रिजर्वेशन जो प्रोवाइड करने की बात की थी वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखी थी। ठीक है, अभी यहाँ पर उसके अगर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के कोटा को पारित किया जाता है तो उसके सिग्निफिकेंस में क्या आता है कि हम लोग भाई एड्रेसेस करते हैं इनइक्वालिटी को, जैसे कि 10% कोटा इन द प्रोग्रेसिव एड्रेस दिस पर्टिकुलर इश्यू रिगार्डिंग द एजुकेशनल एंड इनकम इनइक्वालिटी इन इंडिया, तो उसके बारे में यहाँ पर बातचीत की गई। और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है भारत के नागरिक जो है सिटीजन्स जो है उसको यहाँ पर एक्सक्लूड कर सकता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के तौर पर भी और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के तौर पर भी रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर और ड्यू टू देयर फाइनेंशियल इनकैपेसिटी। यहाँ पर इकोनॉमिक बैकवर्ड्स को रिकॉग्निशन मिल सकता है अगर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की चीजें जो है सामने आ जाती है या तो चीजें पारित हो जाती है। ठीक है, तो देयर आर दी मेनी पीपल और क्लासेस अदर देन द बैकवर्ड क्लासेस हु आर लिविंग अंडर द हंगर ओके एंड पॉवर्टी स्ट्रिकन कंडीशंस, तो ये उसको ये बेनिफिट मिल सकता है। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन की वजह से यहाँ पर जो पुअर जो लोग हैं वो अपर कास्ट तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, The proposed reservation through a constitutional amendment would give constitutional recognition to the poor from the upper caste। तो यहाँ पर constitutional recognition जो है गरीब से लेकर जो अपर कास्ट की जो यहाँ पर लिखा गया है उसके हिसाब से वहाँ पर उसको constitutional recognition मिल सकता है। इज इट क्लियर? दूसरी चीज अगर मैं बात करूँ तो कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है वो रिडक्शन हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि मोर ओवर इट विल ग्रेजुअली रिमूव द स्टिग्मा एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर रिजर्वेशन because reservation has historically been related to the caste okay। उसकी वजह से यहाँ पर जो है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता था पहले, वो रिड्यूस हो सकता है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा बहुत समझना है कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पर चीज़ें जो है देने के बेनिफिट भी है, पर साथ ही साथ यहाँ पर जो है हमारे स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से जो कि 50% होना चाहिए उसके हिसाब से चीज़ें बैठ नहीं रही है। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो किस तरीके से पूछे जा सकते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं कि भाई राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर द विच आर्टिकल ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि राइट टू प्राइवेसी का जो आर्टिकल है इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल। ठीक है, कौन सा आर्टिकल के अंदर इसको देखा जा सकता है? सो ये आंसर आ सकता है आर्टिकल नंबर 21। गाइज यहाँ पर मैं सारी चीजें डिटेल में बता रहा हूँ, क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छी तरीके से नोट डाउन कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ डिफिकल्टी या डाउट है या कुछ आपको कहना है, सो यू कैन यूज द कमेंट सेक्शन ओके। तो यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात रख सकते हैं। इज इट क्लियर? our team will contact you as soon as possible। is it clear? The ninth schedule to the Indian Constitution was added by 9th शेड्यूल जो है भारत के संविधान का वो कभी ऐड हुआ था, कौन से अमेंडमेंट के दौरान ऐड हुआ था? ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज अबाउट दी फर्स्ट अमेंडमेंट ओवर हियर। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं, ये क्वेश्चंस जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि विच आर्टिकल ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन सेफगार्ड्स वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस। ठीक है, यहाँ पर कौन सा भारत के संविधान का ऐसा आर्टिकल जो है जो वंस राइट टू मैरी उसके सेफगार्ड के बारे में बात करता है? तो यहां पर वो भी होगा राइट टू प्राइवेसी का आर्टिकल नंबर 21। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं और इसके पहले मैं कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करना चाहूंगा। ठीक है, यहां पर आ जाइए। यहां पर मैंने कल आपको कोई क्वेश्चन पूछा था, यहां पर बहुत सारे लोगों ने मुझे अभी तक आंसर नहीं दिया है। प्लीज गाइस यहां पर आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिएगा ओके। सो विच कंट्री हैज लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन एज ऑफ नवंबर 2022? सो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका स्विट्जरलैंड। ये चीज याद रखिएगा ओके। नाउ लेट अस डिस्कस द न्यू क्वेश्चन।
कि विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द 27th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज कॉप टू द UNFCCC। इज इट क्लियर? तो कॉप 27 की जो पहले मीटिंग हुई थी वो कहां पर हुई थी? इस साल के पहले के साल में, ठीक है, तो ग्लासगो में हुई थी। इज इट क्लियर? पर अभी ये मीटिंग जो ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर, ठीक है, पर अभी जो कॉप 27 की मीटिंग जो होगी, ठीक है, कॉप 27 की जो मीटिंग होगी वो कौन सी जगह पर होगी? UAE में होगी, इजिप्ट में होगी, ऑस्ट्रेलिया में होगी, ब्राजील में होगी, कहां पर होगी? ठीक है, ये चीज आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। यहां पर आप लोगों को अच्छी तरीके से पता चले इसके लिए मैंने क्वेश्चंस यहां पर डाल रखे हैं। आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए और अपने क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो जानने की कोशिश कीजिए। इज इट क्लियर? तो आई होप आप लोग ये इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। उसके बारे में अगर मैं और आगे से डिस्कस करूं तो यहाँ पर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का अभी जो भी रिव्यू आता है वो देखते हैं क्या आता है कि जस्टिस रविंद्र भट्ट जी ने ये कहा था कि वेदर EWS कोटा ब्रीचेज द सेलिंग लिमिट ऑफ 50% रिजर्वेशन। तो यहाँ पर मैंने चीज़ कही कि हमारा जो स्टेटिस्टिक्स है उसको हमें मेंटेन रखना है कि 50% के दायरे के अंदर ही हमें चीज़ें खेलनी है। सो इट डज नॉट ब्रीच द सेलिंग लिमिट विच इज़ नॉट इनफ्लेक्सिबल एंड अप्लाइज ओनली टू SC एंड ST, OBC एंड SEBC। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर उसके बारे में जस्टिस रविंद्र भट्ट जी ने ये चीज़ कही और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी जी ने क्या कहा कि वेदर द रिजर्वेशन ऑन द सोल बेसिक ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया violates the basic structure of this constitution। ठीक है, तो यहाँ पर मेजोरिटी व्यू का यही व्यू है कि रिजर्वेशन सिंगुलरली ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरियन डज नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर। तो जैसे आप लोगों को मैं बताऊं कि भाई कुछ भी करने का, ईगो हर्ट नहीं करने का, कुछ भी करो, बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज मत करो। ये चीज़ हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी के अंदर समझी थी और पढ़ी भी थी। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर उसके बारे में जस्टिस दिनेश माहेश्वरी जी ने ये चीज़ कही है। सो रिजर्वेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट टू अफर्मेटिव एक्शन बाय द स्टेट फॉर एन एग्लिटेरियन सोसाइटी। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर उसके बारे में, चीज़ों के बारे में बातचीत की गई है। इज इट क्लियर? आई होप आप लोग अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं कि EWS जो है वो है तो है क्या। अभी देखते हैं आगे जाकर क्या क्या चीज़ें निकल कर आती है। इज इट क्लियर? ओके, आई होप सो आप लोग ये आर्टिकल अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट आर्टिकल ओवर हियर। तो नेक्स्ट आर्टिकल जो है दोस्तों देखते हैं, यस दिस वन। ओके, हाँ, नीलाकुरिंजी विथर्स बट टूरिस्ट इनफ्लो कंटिन्यूस। तो यहाँ पर जो है ये नीलाकुरिंजी के जो यहाँ पर पेड़ पौधा जो फ्लावर्स है, ठीक है, ये बहुत टाइम के बाद ब्लूमिंग होते हैं, ब्लूमिंग सीजन के दौरान। तो यहाँ पर देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल टूरिस्ट फुटफॉल हैज जनरेटेड अ रेवेन्यू ऑफ 15,03,180 लाख दिस ब्लूमिंग सीजन। तो उसके बारे में यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट हुआ है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। यहाँ पर ये जो फ्लावर्स है उसकी थोड़ी बहुत विशेषता है, उसकी वजह से टूरिज्म सेक्टर इस जगह पर सबसे ज़्यादा डेवलप हो चुका है। इसकी वजह से यहाँ पर रिवेन्यू की बात हो रही है कि ब्लूमिंग सीजन के अंदर यहाँ पर रिवेन्यू सबसे ज़्यादा हुआ है। सो तो ये थ्रू दिस पर्टिकुलर नीलाकुरिंजी फ्लावर्स, तो उसका ये एक जो है साइंटिफिक नेम है, ठीक है, स्ट्रोबिलैंथिस कुंथियाना। इज इट क्लियर? सो अटॉप द कालीपारा हिल्स विच इज़ इन द इडुक्की डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो ये कालीपारा हिल्स जो आया है वहाँ पर ये नीलाकुरिंजी के जो फ्लावर्स है जो वायलेट कलर के देख सकते हैं आप, ठीक है, तो यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। सो इज क्लियर? और उसी चीज़ की वजह से यहाँ पर टूरिज्म सेक्टर काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझना है। ओके, यहाँ पर अगर मैं और आगे बात करूँ तो अबाउट द 4 टन्स ऑफ द वेस्ट कलेक्टेड फ्रॉम द साइट हैज़ बीन ट्रांसपोर्टेड टू द मटेरियल कलेक्शन फैसिलिटी। तो यहाँ पर जो टूरिज्म सेक्टर बढ़ा तो यहाँ पर लोग जा रहे हैं, तो वही सारा जो वेस्ट निकल कर आया है जो MCF के थ्रू कलेक्ट किया गया और उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट भी किया गया। सो MCF सेंटर दैट इज फंक्शनिंग अंडर द ग्राम पंचायत हरिथा कर्मा सेना मेंबर्स विल कंडक्ट अनदर मैसिव क्लीन अप ड्राइव ऑन द कालापारी हिल्स साइड ऑफिशियल्स। ठीक है, तो उसके बारे में भी यहाँ पर बातचीत की गई है। पर यहाँ पर आप लोगों को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ जाननी ज़रूरी है
कि नीला कुरिंजी जो है वो एक्चुअली है तो है क्या। तो यहाँ पर देखते हैं कि नीला कुरिंजी एक फ्लावर है। नीला कुरिंजी के अंदर जो नीला है उसका मतलब होता है ब्लू कलर, ठीक है। तो यहाँ पर आप ब्लू वायलेट के कॉम्बिनेशन के हिसाब से देख सकते हैं। जनरली ब्लू इश कलर का होता है। कुरिंजी का मतलब होता है फ्लावर्स। इज इट क्लियर? तो जब भी उसका मैच्योरिटी का पीरियड होता है तभी ये ब्लू कलर के देखने को आपको मिल सकते हैं। थोड़ा बहुत उसके अंदर ब्लूइश कलर या पर्पल कलर के आप लोग चेंजेस दे सकते हैं, ठीक है। सो फ्लावर्स चेंज टू पर्पल टू ब्लूइश, ठीक है। तो यहाँ पर पर्पल से ब्लूइश कलर का आप लोगों को कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है। इज इट क्लियर? इसके लिए इसका जो फ्लावर है, इसलिए इस फ्लावर की वजह से उसका नाम रखा गया है नीलगिरी माउंटेन रेंज। ओके, सो द फ्लावर गिव द नीलगिरी माउंटेन रेंज इन इट्स नेम ओवर हियर। ओके, यहाँ पर ये प्लांट जो है उसका जो नाम पड़ा वो फेमस कुंती रिवर के बाद पड़ा, जो यहाँ पर केरला के साइलेंट वैली नेशनल पार्क के पास से वो फ्लो करते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर उसके एलिवेशन के अगर मैं बारे में बात करूँ तो 1300 से लेकर 2400 मीटर तक यहाँ पर उसका एलिवेशन फैला हुआ है। यहाँ पर उसका इस फ्लावर का साइंटिफिक नेम जो है वो है स्ट्रोबेलेंथिस कुंथियाना। इज क्लियर? तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इज वेरी much important regarding the UPSC examination and one liner static GK। ओके, ये चीज़ याद रखना कि यहाँ पर ऐसा पूछ सकता है कि भाई इसका साइंटिफिक नेम क्या है, या नीला कुरिंजी फ्लावर जो है कौन सी स्टेट्स के अंदर, कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर आया हुआ है, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। एंड गाइस, फॉर योर स्टैटिक जीके दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर नेशनल पार्क साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज वेरी मच इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द स्टैटिक जीके ओवर ईयर। ओके, आगे बात करते हैं कि कई नई वेराइटीज़ है। कौन कौन सी नई वेराइटीज़ है, जैसे कि स्ट्रोबेलेंथिस, अनामालिकिया मालेशिया, हेनिनियस, पोलिनियसिस, नियोस्पेयर, ठीक है। तो ये इस तरीके की जो रेंजेस है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल सकती है। हैबिटेट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सारे के सारे जो नीला कुरिंजी के जो स्पीसीज है इट्स अबाउट द एंडेमिक टू द शोला फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। तो यहाँ पर हम लोगों ने कल वेस्टर्न घाट डिस्कस किया था। तो ये है भारत का वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो ये दैट इज अ वेस्टर्न घाट, दैट इज अ ईस्टर्न घाट। सो दैट इज ईस्टर्न घाट है और ये है वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट के कई इलाकों के अंदर आप लोगों को देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो मोर देन 40 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ नीला कुरिंजी इन इंडिया। Is clear according to this particular statistics। ओके, फ्लावर ब्लूम की अगर मैं बात करूं तो 12 साल में एक बार ये सीजन आता है और वो ब्लूम करते हैं। एज द पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स नीड्स अ लॉन्गर पीरियड, ठीक है। यहाँ पर फ्लावर का पॉलिनेशन, तो हम लोगों ने दोस्तों कल के लेक्चर में पॉलिनेशन का मतलब समझा था, ठीक है। तो यहाँ पर मधुमक्खी की जब हम लोगों ने आर्टिकल में बातचीत किया था तभी हम लोगों ने पॉलिनेशन के बारे में जाना था। तो फ्लावर के पॉलिनेशन के लिए यहाँ पर ब्लूमिंग जरूरी है और वो ब्लूमिंग जो होता है 12 साल में एक बार होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। लास्ट 2006 में हुआ था, इट ब्लूम्ड फॉर द लास्ट टाइम 2006। ओके, नेक्स्ट ब्लूम वाज एक्सपेक्टेड टू हैपन इन 2018 बट बिकॉज ऑफ द फॉरेस्ट फायर नीला कुरिंजी वेर नॉट सीन दैट काइंड ऑफ द पर्टिकुलर ईयर। तो यहाँ पर फॉरेस्ट फायर, तो यहाँ पर फॉरेस्ट फायर जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग द यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के। भाई जंगलों में आग लग जाती है तो कैसे लग जाती है? हवाओं का फ्रिक्शन होने की वजह से, हवाओं की वजह से जब भी जंगलों के पेड़ पौधे के बीच में जब भी फ्रिक्शन होता है तो यहाँ पर फायर लगने के चांसेस है। इज इट क्लियर? और उसकी वजह से यहाँ पर 2018 के अंदर जो ब्लूमिंग होने वाला था, वो एक्सपेक्ट किया गया था, वो नहीं हो पाया है था, ठीक है। इज इट क्लियर? तो दैट इज अबाउट द नीला कुरिंजी। ओके, यहाँ पर आई होप आप लोग अच्छी तरीके से ये आर्टिकल को समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। गाइज ये आर्टिकल जो है एडिटोरियल सेक्शन से काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट माना जा सकता है। पेज नंबर 6 पर आ जाइए। द फ्रंटियर्स ऑफ द फर्स्ट 100 डे विंडो ऑफ लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पर ये आर्टिकल अल्टीमेटली माल न्यूट्रिशन के बारे में बता रहा है कि एड्रेसिंग द माल न्यूट्रिशन इज अ क्रिटिकल लेइंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो दोस्तों जो भी नया बच्चा है, जो भी नया शिशु है, तो ठीक है, उसका 1000 दिन यानी कि 2 साल समझ लीजिए, 2 साल से ऊपर समझ लीजिए, ठीक है। तो उसको अच्छी तरीके से हमें हेल्थ वाइज ध्यान रखना होता है, क्योंकि यहाँ पर उसको सारे के सारे न्यूट्रिशन मिल पाए ये काफ़ी हद तक ज़रूरी माना जाता है। क्योंकि यहाँ पर 1000 दिन का जो पीरियड होता है वो एक मेंटली यहाँ पर कह सकते हैं कि वो बच्चा डेवलप हो सकता है उसकी, इसलिए यहाँ पर उनको सारे के सारे जो न्यूट्रिशन है वो मिलने चाहिए। इज इट क्लियर? तो 1000 दिन तक आपको अच्छी तरीके से उनका बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना होता है। इज इट क्लियर? ओके,
तो ये आर्टिकल अल्टीमेटली माल न्यूट्रिशन के ऊपर यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ पर जो मैटरनल न्यूट्रिशन जो है, ये इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड जो फीडिंग होती है उसको भी अच्छी तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि इंटरवेंशंस इन रिड्यूसिंग द चाइल्ड डेथ एंड डिसीज, प्रिवेंटिंग द माल न्यूट्रिशन, इन डिटरमाइनिंग कोग्निटिव डेवलपमेंट एंड इन इवेंचुअली एनेबल अडल्ट लाइफ प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पर 1000 दिन तक अगर आप अच्छी तरीके से उनका ख्याल रखते हैं तो यहाँ पर चाइल्ड की ग्रोथ जो है, कोग्निटिव डेवलपमेंट जो है अच्छी तरीके से हो सकता है, उसकी डेथ और डिसीज की जो ग्राफ है वो काफी तक रिड्यूस हो सकती है, ये उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट 2 इयर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर चाइल्ड लाइफ ये एक की फैक्टर माना जा सकता है कि यहाँ पर एक क्रिटिकल विंडो के तौर पर ये चीज कही गई है कि भाई उसका ऑप्टिमल ग्रोथ होता है 2 साल के अंदर। ठीक है, उसका डेवलपमेंट होता है, चाइल्ड का सर्वाइवल एंड लाइफ लॉन्ग हेल्थ न्यूट्रिशन की वजह से ही उसको मिल पाती है। ठीक है, ऑलमोस्ट 80% के करीब जो ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है ये 1000 दिन पहले, जब से वो बच्चा जन्मा है उससे 1000 दिन के बीच में उसका डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो जाता है। 80% ब्रेन डेवलपमेंट 1000 दिन इनके अंदर ही होता है। इज इट क्लियर? तो जो भी यहाँ पर कोई भी पेरेंट्स है या कोई यहाँ पर जो हेल्थ सेक्टर से बिलोंग करते हैं या कोई भी पर्सन जो है या कोई पेरेंट्स है, कोई टीचर है, ये वीडियो मेरा देख रहे हैं या आपके अगर नए नवजात शिशु है आपके घरों के अंदर, तो आप उसका अच्छी तरीके से ख्याल रखें क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट जो है 80% 1000 दिन के अंदर ही होता है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को समझना है। इज इट क्लियर? ओके, आगे बात करते हैं यहाँ पर द क्रिटिकली ऑफ द प्रिकॉन्सेप्शन केयर। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहले प्रेगनेंसी के पहले जो केयर रखनी होती है उसके बारे में यहाँ पर बातचीत किया गया। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने यहाँ पर बहुत सारा वर्क किया महाराष्ट्र के साथ मिलकर। यूनिसेफ ने भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात की। हेल्थ केयर इनोवेशंस प्रोग्राम प्रमोट किए, महिलाओं की हेल्थ के बारे में यहाँ पर बातचीत किया गया, प्री कंसेप्शन पीरियड के बारे में यहाँ पर बातचीत किया गया। महाराष्ट्र के अंदर नासिक डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे अवेयरनेस फैलाने का यहाँ पर कामकाज किया गया। ठीक है, तो ये जो जब भी प्रोग्राम चल रहा था ये कंप्लीट 27 मंथ तक प्रोग्राम चला और यहाँ पर हेल्थ ऑफ एडोलसेंट गर्ल्स के बारे में भी उसको बारे में बातचीत किया गया, उसको प्रमोट किया गया। और यहाँ पर जो बर्थ वेट होता है, जो लो बर्थ वेट होता है उसके बारे में चीज़ें के बारे में बातचीत की गई, न्यू बॉर्न डेथ के बारे में बातचीत की गई और प्री टर्म बर्थ के बारे में भी यहाँ पर बातचीत किया गया था। ठीक है, तो उसके बारे में ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। और यहाँ पर कई जो फ्रंटलाइन वर्कफोर्स निकल कर आए थे रिगार्डिंग द पर्टिकुलर नेटवर्क, तो उसके बारे में अगर कहूँ तो आशास जो है जैसे कि एग्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट जो है, ऑक्सिलरी नर्स, माइडवाइज जो है, आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है, उन्होंने बहुत ही अच्छा खासा रोल प्ले किया, यहाँ पर की रोल किया। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। और अपने हेल्थ प्लानिंग कम्युनिटी के ऊपर और हेल्थ प्लानिंग सेक्टर के अंदर बहुत सारा काम किया और यहाँ पर उन्होंने इनिशिएटिव लिया। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ समझना है कि भाई जो भी नवजात शिशु है उसको अगर प्रॉपर तरीके से खाना पोषण नहीं मिल पाता है तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी चाहिए कि पहले 1000 दिन तक 80% ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर पोषण के बारे में अगर मैं बात करूँ तो दैट इज़ वन स्कीम ओवर हियर। ठीक है, तो पोषण जो अभियान जो था वो अप्रैल 2018 के अंदर लॉन्च हुआ और ये जो अभियान चलाया गया था वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट MWCD के थ्रू चलाया गया था। ठीक है, आई होप ये आर्टिकल आप लोग अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। ओके, उत्तर प्रदेश जो है उसके मैं बारे में बात करूँ तो यहाँ पर पोषण पखवाड़ा इन मार्च 2022 ओके इन अ रिमोट विलेज इन उत्तर प्रदेश ऑल फैमिलीज विथ चिल्ड्रन बिलो 2 were able to overcome age old fears and misconceptions and get their children weighed at the Anganwadi center after multiple and continuous efforts by the AWWS। ठीक है, तो उसकी एफर्ट की वजह से ये सारी की सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश में की गई है। ठीक है, यहाँ पर एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशंस की अगर मैं बात करी जाए तो यहाँ पर न्यूट्रिशंस आउटकम्स जो है काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट माना जा सकता है। सो एविडेंस टेल्स अस दैट फॉर ब्रिंगिंग अबाउट द चेंज इन न्यूट्रिशन आउटकम्स एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशंस नीड टू बी डिलीवर्ड विथ हाई कवरेज कंटिन्यूटी ओवर द फर्स्ट 100 days ऑफ द लाइफ एंड अक्रॉस डिलीवरी चैनल्स इंटेंसिटी मल्टीपल इंटरेक्शंस क्वालिटी एंड इक्विटी ओवर हियर। ठीक है, तो यहाँ पर अल्टीमेटली माल न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस किया गया है कि भाई आपको 1000
3-4 दिन तक अच्छी तरीके से बच्चों का ख्याल रखना चाहिए ही चाहिए। इज इट क्लियर? आई होप सो आप लोग ये आर्टिकल अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। तो गाइज नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट माना जा सकता है, क्योंकि अभी ही जस्ट रशिया यूक्रेन वॉर की हम लोगों ने बातचीत की थी, ठीक है, बहुत सारे लेक्चर्स के अंदर भी, तो उसके रिगार्डिंग भी यही है, ठीक है। तो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव जैसे आप लोगों ने यहाँ पर थंबनेल देखा है, तो उस थंबनेल में भी यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया कि आज हम लोग ये भी जानेंगे कि ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव और वो जो डील है वो है तो है क्या, और क्या यूक्रेन गेहूँ पहुँचा पाएगा या नहीं। तो आइए उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, ठीक है। तो उससे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये है ब्लैक सी, रशिया के बाजू में है यूक्रेन, ये है सी ऑफ अजोव एंड क्रीमिया, ठीक है। तो दैट इज एनेक्स्ड बाय द रशिया इन 2014। इज इट क्लियर? इन 2014, ठीक है। 2014 के अंदर क्रीमिया को एनेक्स कर लिया गया था रशिया के थ्रू, ठीक है। तो आइए उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। उससे पहले एक मैप को हम लोग रिफर करना होगा अच्छी तरीके से समझने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों ब्लैक सी की बात की जा रही है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत अभी हम लोग रशिया यूक्रेन वॉर की स्ट्रेटेजी के तौर पर जाते हैं कि यहाँ पर देखिए दोस्तों कि ये जो है वो है रशिया, इज इट क्लियर, और ये है जो है ये यूक्रेन है। अभी यूक्रेन जो है बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स है, बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पर वो एक्सपोर्ट करता है, यहाँ पर ऑल ओवर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपनी चीज़ों को बेचता है, ठीक है। तो यहाँ पर गेहूँ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर यूक्रेन जो है दुनिया का 9% के करीब गेहूँ जो है वो एक्सपोर्ट करता है पूरे विश्व के अंदर, ठीक है। पर यहाँ पर देखा जा सकता है कि जो भी रशिया यूक्रेन वॉर चलेगा या रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था, तो ये यूक्रेन जो है ये किस तरीके से एक्सपोर्ट के अंदर फोकस कर पाएगा, ठीक है। वो उसका फोकस कहाँ पर है? वॉर के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि ओडेसा जो है उस जगह पर ज़्यादा गेहूँ रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था, तो रशिया ने सारी की सारी जो अपनी रशियन नेवी थी, ठीक है, इसी सी ऑफ मरमरा, जो ये आप देख सकते हैं सी ऑफ मरमरा, उसके माध्यम से ये सारी की सारी नेवी जो थी ये यहाँ पर इस ब्लैक सी के अंदर टहलने लगी, ठीक है। यहाँ पर राउंड लगाने लगी, गश्त लगाने लगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो नेवी तो यहाँ पर है। अभी यहाँ से अगर यूक्रेन का एक ही रास्ता है एक्सपोर्ट करने का, दरियाई मार्ग से, कि भाई एक्सपोर्ट करेगा तो इसी रास्ते से सी ऑफ मरमरा में आएगा, ठीक है। तो सी ऑफ मरमरा के बाद यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये देखिए, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर गेहूँ रखा गया है, यहाँ पर रशियन नेवी तैनात है, यहाँ से यहाँ पर अगर सी ऑफ मरमरा से निकलकर ये एजियन सी पर आ जाएगा तो इसी रास्ते से जाना होगा। तो अगर रशिया ने इस शिप के ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है, तो सारा का सारा जो प्रोडक्ट है, सारा का सारा जो गेहूं है वो तो वेस्ट चला जाएगा। इसके लिए यहाँ पर यूक्रेन जो है वो यहाँ पर गेहूं जो है वो ट्रांसमिट नहीं कर पा रहा, एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। इज इट क्लियर? तो ये चीज़ यहाँ पर कही गई है। तो यहाँ पर तुर्की, ठीक है, तुर्की, यूनाइटेड नेशन, रशिया और यूक्रेन, ठीक है, हाँ, तो ये इन्होंने चारों ने मिलकर यूनाइटेड नेशंस के अंदर यहाँ पर एक कॉरिडोर प्रस्थापित किया, ठीक है, कि ये जो कॉरिडोर है यहाँ पर जो है उसके ऊपर रशिया जो है अटैक नहीं करेगा और अपना जो एक्सपोर्ट चला जाएगा, ठीक है। ये चीज़ इसके लिए की गई क्योंकि तुर्की और यूनाइटेड नेशंस ने यहाँ पर डिस्कस किया था कि अभी बहुत ज़्यादा जो है विश्व के अंदर जो है फूड क्राइसिस देखने को आपको मिल सकते हैं। यहाँ पर हंगर इंडेक्स को भी हम लोगों को वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, ठीक है, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, हमें WHI को अच्छी तरीके से उसको संभालना है। तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि भाई रशिया यूक्रेन के जो सारे के सारे गेहूं हैं अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पूरे विश्व के अंदर तो वर्ल्ड हंगर जो है वो रुक जाएगा, यहाँ पर जो हंगर रेशियो है वो काफ़ी तक रिड्यूस हो जाएगा या डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। पर हाँ एक फ़र्क पड़ सकता है, ऐसा हम लोग मान सकते हैं, पर वो डिस्ट्रॉय तो होगा नहीं हंगर, ठीक है। तो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स को बैलेंस करने के लिए, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स को देखने के लिए यहाँ पर हमें गेहूं तो चाहिए ही चाहिए। यूक्रेन के जो प्रोडक्ट्स है जो वो सप्लाई करते हैं वो अच्छी तरीके से कर पाए, ये चीज़ हमें देखनी चाहिए क्योंकि हमें वर्ल्ड हंगर इंडेक्स को भी अच्छी तरीके से देखना है। भूखमरी जो पूरे विश्व के अंदर कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिल सकती है, ठीक है, उसको हमें संभालना है। तो यहाँ पर ये कॉरिडोर को प्रस्तावित किया गया और इसी चीज़ को कहा जाता है ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। इज इट क्लियर? सो दैट इज कॉल्ड दी ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, यहाँ पर ये चीज़ है। इज इट क्लियर? तो ये हम लोगों ने मैप के साथ अच्छी तरीके से समझा और यहाँ पर
इस डील को कहा जाता है ब्लैक सी ग्रेन डील। ओके, फिर से एक बार मैं थोड़ा बहुत रिपीट कर देता हूं, आई होप सो आप लोग अच्छी तरीके से ये चीज समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो रशिया ने रीजॉइन किया ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव को। एक्चुअली क्या है, तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि यहाँ पर फूड प्राइसेस जो है काफी हद तक बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, इसकी वजह से प्राइस जो है इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, और उसकी वजह से यहाँ पर ब्रेड बास्केट के तौर पर रशिया ने ये एक्शन लिया। सो बिकॉज ऑफ द रशिया एक्शंस इन द वर्ल्ड्स ब्रेड बास्केट ओवर हियर, और जो द डील ब्रोकर्ड बाय द यूनाइटेड नेशन एंड द तुर्की, जो साइन हुआ था इस्तांबुल के अंदर जुलाई 2022 के अंदर। ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई इनिशियली स्टिपुलेटेड किया जाए पहले 120 दिन के पीरियड के तौर पर, और यहाँ पर ये डील जो है ये सेफ मैरीटाइम ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर जो है यूक्रेन के एक्सपोर्ट को प्रोवाइड करेगी, पर्टिकुलरली फॉर दी फूड ग्रेन, क्योंकि हमें वर्ल्ड हंगर इंडेक्स को देखना है, हमें यहाँ पर फूड क्राइसिस को भी देखना है। इज इट क्लियर? तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझना है। और यहाँ पर फूड की अगर दोस्तों बात आती है, तो मैं ये कहना चाहूँगा, जब भी आप लोग बाहर जाते हैं खाना खाने के लिए, या जब भी आप रेस्टोरेंट्स के अंदर जाते हैं, या जब भी आप कोई इस तरीके की प्रोग्राम्स में जाते हैं जहाँ आपको इनवाइट किया गया है खाना खाने के लिए, ठीक है, तो हो सके तो जितना आप ज़रूरी लगे उतना ही आप खाना वेस्ट ना कीजिएगा। ठीक है, आप फूड जो है उसकी आप वैल्यू कीजिए। यहाँ पर फूड जो है आप के कंट्री का ये रिसोर्स है। ठीक है, भले ही आपने पैसा दिया है, पर यहाँ पर मैं कहने का मतलब ये है कि दैट इज अ रिसोर्स ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, जितना ज़रूरी है आपको ऐसा लगता है उतना ही आप यहाँ पर लीजिए। इज इट क्लियर? फूड का यहाँ पर अगर यहाँ पर समझ लीजिए कि हर एक पर्सन फूड का अपने अपने हिसाब से वेस्ट करेगा, तो यहाँ पर फूड क्राइसिस को हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। इज इट क्लियर? तो ये चीज़ आप लोगों को अच्छी तरीके से समझनी है। यू ऑल आर दी वेल एजुकेटेड। ओके, सेंट्रल इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो Central India was to claim markets by ensuring an advocate supply of the grains. So यहाँ पर जो है फूड प्राइस इन्फ्लेशन चल रहा है, उसको भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, आगे बात करते हैं RJCC के बारे में। ठीक है, जॉइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर के बारे में। सो ये जॉइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर का रोल एक्चुअली है तो है क्या? सो ये जो डील पास की गई थी ये इसी के माध्यम से किया गया था। सो दैट इज कंप्राइजिंग द सीनियर रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम दी रशिया। चारों ने मिलकर ये कोऑर्डिनेशन को प्रस्तावित किया, कोऑर्डिनेशन लेकर आए, जैसे कि रशिया, तुर्की, यूक्रेन और यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, चारों ने मिलकर ये कॉरिडोर के बारे में डिसाइड किया। सो दैट इज कॉल्ड द जॉइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर। ओके, और ये जॉइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है ये कॉमर्शियल शिप को यहाँ ऑल कॉमर्शियल शिप्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर पर्टिकुलरली जेसीसी। ठीक है, जो भी कॉमर्शियल शिप होगी उसको यहाँ पर सबसे पहले डायरेक्टली रजिस्टर करवाना होगा जेसीसी के अंदर, और तभी वो मानी जाएगी कि हाँ ये अप्रोप्रिएट है, ये शिप अप्रोप्रिएट है, और वो तभी मानी जा सकती है जब भी उसका मॉनिटरिंग हो जाएगा, इंस्पेक्शन हो जाएगा और एक सेफ पैसेज उसको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ याद रखनी है। तो यहाँ पर प्री इंस्पेक्शन भी होता है और पोस्ट इंस्पेक्शन भी होता है जेसीसी के द्वारा। ठीक है, सो दैट इज स्टैंड्स फॉर दी जॉइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर। ओके, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि दिस इज डन सो एज टू एंश्योर देयर इज नो अनऑथराइज्ड कार्गो। ठीक है, ये चीज इसके लिए है कि भाई कोई अनऑथराइज्ड कार्गो वहाँ पर देखने को ना मिल सके, कोई पर्सनल ऑन बोर्ड ना हो सके वो उधर, उसके लिए यहाँ पर इंस्पेक्शन काफी हद तक जरूरी है। इसके लिए प्री इंस्पेक्शन और पोस्ट इंस्पेक्शन भी होता है जेसीसी के थ्रू। इज इट क्लियर? सो दे आर अलाउड टू सेल ऑनवर्ड टू यूक्रेन पोर्ट्स फॉर लोडिंग थ्रू दिस डिजाइन कॉरिडोर। तो ये यहाँ पर कॉरिडोर के हिसाब से ही चलना है, ये यहाँ पर डील है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव इंपॉर्टेंट क्यों है। तो जैसे हम लोगों ने वर्ल्ड हंगर इंडेक्स के बारे में बात किया, फूड क्राइसिस के बारे में बात किया, तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं यूक्रेन जो है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। ठीक है, किस किस का? वीट का है, मेज है, रैपसीड है, ठीक है, सनफ्लावर सीड है, सनफ्लावर ऑयल है। तो विश्व के अंदर यूक्रेन जो है सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है इन सारी चीज़ों का, ये चीज़ आप लोगों को समझनी है। डीप सी पोर्ट जो है, ब्लैक सी जो है वो डायरेक्टली अप्रोच करता है रशिया और यूरोप को। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। सो along with the grain importers from the Middle East and North Africa, तो यहाँ पर इंपोर्टर जो है नॉर्थ अफ्रीका में बैठे हैं, मिडल ईस्ट के अंदर इंपोर्टर्स बैठे हैं, ये चीज़ आप लोगों को समझनी है। तो यहाँ पर यूक्रेन को ऐसा ज़रूरी बन जाता है कि यहाँ पर वो गेहूँ जो है वहाँ तक पहुँचाए। ठीक है, सो इनिशिएटिव हैज़ ऑल्सो बीन क्रेडिटेड फॉर हैविंग मेड अ ह्यूज डिफरेंस रिगार्डिंग द अप्रोक्सीमेटली 9.8 million tons grains have been shipped over here
इस इनिशिएटिव के माध्यम से, जहां पर अगर मैं बात करूं तो ये एक अच्छा तरीके से इनिशिएटिव माना जा सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि यूक्रेन जो है कौन कौन सी चीज़ों का एक्सपोर्ट करता है और कितना करता है। तो 2019 के हिसाब से जो रिपोर्ट निकल कर आया था, तो सनफ्लावर ऑयल का 42% का एक्सपोर्ट किया गया, मेज का 60%, बरेली का 10% एंड वीट का 9% के करीब करीब यहाँ पर जो है एक्सपोर्ट यूक्रेन के थ्रू किया गया था 2019 का। ये दोस्तों रिपोर्ट सामने निकल कर आया है। ठीक है, आई होप सो आप लोग अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक्सपोर्ट शिप है। एक्सपोर्ट शिप के माध्यम से यहाँ पर जो है कार्गो शिप के माध्यम से यहाँ पर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को पहुँचाया जाता है। इज इट क्लियर? आगे बात करते हैं कि अल्टरनेटिव रूट्स है तो है क्या यूक्रेन ग्रेन को पहुँचाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए यूक्रेन के करीब करीब कौन कौन सा कंट्री है, यहाँ पर देखिए। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर देखो, यूक्रेन के पास यूक्रेन जो है उसके आसपास यहाँ पर देखिए एक रोमानिया है, बल्गेरिया है, सर्बिया है। ठीक है, ये मोल्डोविया है। ठीक है, तो ये सारे के सारे उसके आसपास के पड़ोसी मुल्क है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि उसका अल्टरनेटिव है तो है क्या, तो यूक्रेन जो है ये कॉन्स्टेंटा, रोमानिया, पोलैंड के अंदर, तो यहाँ पर उसको भेज सकता है और उसके थ्रू यहाँ पर सारी चीज़ें हैं डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। ठीक है, तो ये उसका एक अल्टरनेटिव माना जा सकता है अगर उसको ब्लैक सी से अगर नहीं जाना है तो। ठीक है, आई होप सो आप लोग ये आर्टिकल अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। अगर आपको कुछ डिफिकल्टी है तो मुझे पूछ सकते हैं। इज क्लियर? सो व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ द डील वो सस्पेंड, अगर यहाँ पर डील जो है सस्पेंड हो जाएगी तो क्या हो सकता है। तो जैसे कि हमारा मोटो यही है कि प्राइस को, फूड प्राइस इन्फ्लेशन जो है उसको रोकना है, यहाँ पर फूड क्राइसिस को रोकना है, तो ये चीज़ें नहीं हो पाएगी। ठीक है, सो यहाँ पर इट कुड हैव पार्टिकुलरली इम्पैक्टेड कंट्रीज इन द वेस्ट एशिया, जहाँ पर फूड क्राइसिस अफ्रीका के अंदर है, सच एज इजिप्ट, तुर्की, लिबानन, सूडान, यमन। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है उस चीज़ का बेनिफिट उन लोगों को नहीं मिल पाएगा और वो रशिया के ऊपर डिपेंडेंट ऑन रशिया। ठीक है, जो रशिया और यूक्रेन एक्सपोर्ट्स के ऊपर वो डिपेंडेंट कंट्रीज है। ठीक है, तो यहां पर उस चीज का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। आई होप सो आप लोग ये सारी की सारी चीजें समझ पा रहे हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं। इज इट क्लियर? सो दैट इज फॉर दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। नाउ लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट आर्टिकल। आई होप सो आप लोग ये सारी की सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल जो है न्यूज के पेज के ऊपर आ जाइए, 10 नंबर का पेज है। वहां पर NPR के बारे में बातचीत किया गया था, जो आप लोगों ने थंबनेल देखा है। उस थंबनेल में भी लिखा गया है कि क्या है ये NPR। ठीक है, सो NPR नीड्स टू बी अपडेटेड अगेन टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस ड्यू टू बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन सेंटर। तो यहाँ पर NPR के बारे में ये चीज़ कही गई। सो NPR पहली बार जो है 2010 के अंदर यहाँ पर लागू किया गया था, प्रिपेयर किया गया था, उसको अपडेट किया गया था 2015 के अंदर। ठीक है, और जब भी इंफॉर्मेशन अच्छी तरीके से कलेक्ट की गई कंट्री के अंदर, उसके बाद इसको अपडेट किया गया था। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि NPR जो है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है तो है क्या, उसके बारे में पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो ये एक यूजुअली रेसिडेंट ऑफ द कंट्री है, उसको हम लोग NPR कहते हैं। सो एक लिस्ट है, दैट इज अ लिस्ट ऑफ द यूजुअल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। ओके, यहाँ पर यूजुअल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री जो है ये एक बार यानी कि हु हैज बीन residing in local area for at least the last 6 months, 6 मंथ का वो रिकॉर्ड ट्रैक रखते हैं। intends to stay in a particular location for the next 6 month। ओके, लीगल प्रोविजंस दिए गए हैं NPR के थ्रू कि सिटीजन एक्ट 1955 जो है वो NPR जो है वो प्रिपेयर करता है अंडर द प्रोविजन ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955 एंड द सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन एंड इश्यू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड रूल्स 2003। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पर मैंडेटरी है कि एवरी यूजुअल रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू रजिस्टर इन दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर NPR। ठीक है, उसके अगर बैकग्राउंड के बारे में बात करूं, सो दैट इज द डेटा ऑफ द फॉर द NPR वाज फर्स्ट कलेक्टेड इन 2010, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद 2015 में इंफॉर्मेशन मिलने के बाद, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन के बाद यहाँ पर उसको अपडेट किया गया था रिगार्डिंग द यूज ऑफ द आधार, विद द यूज ऑफ द आधार। ओके, ये चीज आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। अभी यहाँ पर ये जो है NPR, आई होप सो आप लोग अच्छी तरीके से समझ रहे हैं।
हाँ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो है नॉट मेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से अगर बात की जाए, सो दैट इज अ कॉम्प्लीनेशन फॉर ऑफ ऑल द अचीवमेंट्स एंड द फंक्शंस ऑफ दिस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री। सो हाउएवर डज नॉट मेंशन दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो ये उसके बारे में बातचीत किया गया है। आई होप सो आप लोग ये आर्टिकल अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। आप लोग सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज याद रखो, एनपीआर है तो है क्या, उसका फुल फॉर्म क्या है और वो क्या हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट आर्टिकल। यहां पर इसके बाजू में ही यहाँ पर एक दूसरा आर्टिकल है जिसको हम लोग कहते हैं FCRA चेंजेस एम टू स्टॉप अनप्रोडक्टिव NGO स्पेंडिंग, ठीक है। अभी FCRA है, FCRA, ठीक है, FCRA, ठीक है। तो FCRA एक्चुअली है तो है क्या, सो दैट इज अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट वाज अमेंड इन 2020 टू discourage expenditure by non-governmental organizations, it stands for the NGO, on unproductive items such as in faulted staff salaries and luxury vehicles, at the Union Home Ministry said in its 2021 to 2022 एनुअल रिपोर्ट। तो एनुअल रिपोर्ट के अंदर ये चीज़ कही गई थी कि द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो अमेंड किया गया था 2020 के अंदर, तो यहाँ पर इस FCRA के अंदर कहा गया था कि NGO जो है उसको यहाँ पर क्या होता है, फंडिंग होती है। ये NGO जो होता है दोस्तों, यहाँ पर उसको फंडिंग की जाती है, डोनेशन दिया जाता है, ठीक है। तो क्या ये जो डोनेशन का सही तरीके से यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कहीं कहीं NGO जो है वो रजिस्टर सिर्फ और सिर्फ को बहुत कम होते हैं, ऑलमोस्ट 10% के द्वारा NGO होते हैं, पर 10% के करीब करीब ही NGO रजिस्टर हुए होते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में आप लोगों को समझना है। तो यहाँ पर NGO जो है उसको फंडिंग मिलती है, उसको डोनेशन मिलता है, तो क्या NGO जो है अच्छी तरीके से यहाँ पर उस पैसों का यूज़ कर रहे हैं या नहीं, तो ये FCRA उसके ऊपर यहाँ पर काम करता है। इज इट क्लियर? और उसका एक्सपेंडिचर कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है, उसके बारे में ये चीज़ों के बारे में बातचीत करता है। आइए थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि FCRA, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी इमरजेंसी चली थी 1976 के दौरान, तभी FCRA जो है उसको एनेक्ट किया गया था। इज एन एटमोसफियर ऑफ द एप्रीहेंशन दैट फॉरेन पावर्स वेर इंटरफियरिंग इन इंडियाज अफेयर्स बाय पंपिंग इन फंड्स थ्रू इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ओके। तो उसके बारे में यहाँ पर FCRA लाया गया था। So these concerns had been expressed in the parliament as early as in 1969। उसके बारे में यहाँ पर बातचीत की गई, जो रेगुलेट करते हैं फॉरेन डोनेशंस को इन द मैनर ऑफ कंसिस्टेंट विथ वैल्यूज ऑफ एन सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। उसके बारे में यहाँ पर आप लोगों को समझना है। एंड FCRA का ऑब्जेक्टिव यही है, सो इट रिक्वायर्स एवरी पर्सन और NGO विशिंग टू रिसीव द फॉरेन डोनेशंस टू बी रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट, ठीक है। जो भी NGO रजिस्टर है उसको यहाँ पर फॉरेन से जो डोनेशन मिलेगा वो यहाँ पर उसको ट्रांसफर किया जाएगा, मिल सकता है, ठीक है। So those funds only for the purpose for which they have been received over here, okay। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो उसके ऑब्जेक्टिव के अंदर कि this act prohibits the receipt of foreign funds by candidates for इलेक्शन के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते। जर्नलिस्ट जो है, न्यूज़पेपर, मीडिया ब्रॉडकास्टिंग कंपनी जो है, यहाँ पर जो आप कह सकते हैं कि प्रोहिबिट किया गया है इस एक्ट के दौरान। इज इट क्लियर? सो जजेस एंड गवर्नमेंट सर्वेंट्स, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर, पॉलिटिकल पार्टीज और their office bearers and organizations of a political nature, ठीक है। तो ये एक्ट जो है इन सारी चीजों को प्रोहिबिट करता है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर वन, ओके। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। आई होप सो आप लोग ये चीज़ समझ गए। यहाँ पर FCRA काफ़ी हद तक समझ में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई NGOs जो है वो NGO के नाम पर टेरर फंडिंग करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोगों को समझना है कि यहाँ पर एक नेशनल सिक्योरिटी का एस्पेक्ट भी बन सकता है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर आ जाइए। आई होप सो आप लोग अच्छी तरीके से सारी की सारी चीज़ें आराम से समझ पा रहे हैं। गाइज न्यूज़ सेक्शन के अंदर पेज नंबर 12 के ऊपर आ जाइए, ठीक है। तो पेज नंबर 12 के ऊपर ये जो एक आर्टिकल है, जयशंकर जी टू मीट रशियन मिनिस्टर्स ऑन मॉस्को विजिट। तो यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे जो जयशंकर साहब है वो पहली बार रशिया यूक्रेन वॉर के बाद रशिया गए हैं मीट के लिए, ठीक है। और ये आर्टिकल आप लोग GS पेपर नंबर 2
इंटरनेशनल रिलेशन से आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो मिनिस्टर फर्स्ट विजिट टू द कंट्री सिंस द वॉर इन यूक्रेन बिगन comes amid speculations that India will mediate between the two countries. Discussions on trade and regional issues expected, ठीक है। यहाँ पर ट्रेड के बारे में बातचीत की जाएगी, यहाँ पर इस तरीके की चीज़ों के बारे में कहा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जयशंकर हैड मेट रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्जिया Lavrov on the sidelines of the 77th United Nations General Assembly in New York City on September 24, ठीक है। जयशंकर साहब जो इन भाई साहब से मिलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या बारे में बातचीत की जाएगी, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री जो है इन्वॉल्व होंगी और उसके थ्रू यहाँ पर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन और इंडिया और रशिया की जो ट्रेड है उसके बारे में यहाँ पर बातचीत की जाएगी। हम लोग किस तरीके से उसको एनहांस कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि पास्ट ईयर्स के दौरान अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारा जो ट्रेड है रशिया के साथ बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद यहाँ पर ऑलमोस्ट हम लोगों ने रशिया ऑयल जो है बहुत ज़्यादा परचेज कर लिया है, ठीक है। सो मोर देन 20 टाइम्स इन द पास्ट ईयर। हम लोगों ने जो 20 साल में पास्ट ईयर के अंदर अगर मैं बात करूँ, 20 साल नहीं पर पास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो 20 टाइम्स ज़्यादा हम लोगों ने रशिया से ऑयल परचेज किया है, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया, हम लोगों ने इंपोर्ट किया है, ठीक है। यहाँ पर रशिया के इंडिया और रशिया के अंदर अगर देखा जाए तो भारत ने रशिया से ज़्यादा चीज़ें मंगवाई है, यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें दी नहीं है, ठीक है। एक्सपोर्ट हमारा कम हुआ है रशिया के साथ, पर इंपोर्ट सबसे ज़्यादा हुआ है और यहाँ पर रशिया को हमारा बेस्ट फ्रेंड के तौर पर भी माना जा सकता है, ठीक है। सो इट टॉक्स बिटवीन दिस पर्टिकुलर टू पर्सन्स, ओके। इन लोगों के बीच में जो बातचीत होगी वो ट्रेड के बारे में बातचीत होगी, इन्वेस्टमेंट के बारे में बातचीत होगी, ट्रांसपोर्ट के बारे में बातचीत होगी, लॉजिस्टिक के बारे में, और हम लोग अपनी नेशनल करेंसी को किस तरीके से म्यूचुअल सेटलमेंट के तौर पर यूज़ कर सकेंगे उसके बारे में यहाँ पर बातचीत की जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पर एनर्जी सेक्टर के हिसाब से यहाँ पर किस तरीके से कामकाज किया जा सकता है ये भी बातचीत करेंगे, ठीक है। तो आइए आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जान लेते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर के साथ ही साथ यहाँ पर इंडिया और रशिया का क्या ट्रेडिंग एस्पेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैज रिलीज दिस पर्टिकुलर डेटा शोइंग दैट इंडियाज बायलैटरल ट्रेड विद द रशिया हैज soared to an all-time high of USD 18,229.03 million in just 5 months in April-August of financial year 2022 to 2023. Is it clear? तो भारत और रशिया का जो ट्रेड हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आंकड़ा और ग्राफ जो है इस तरीके से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले 4,000, उसके बाद 8,000, 1,596.09, उसके बाद 13,000, उसके बाद 18,000। तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर जो है इंडिया और रशिया का जो है ट्रेड जो है मिलियंस के अंदर अच्छी तरीके से बढ़ रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं ओवरव्यू के हिसाब से कि भाई टोटल एनुअल बायलैटरल ट्रेड जो है दोनों कंट्री के बीच का वो 13,124.68 मिलियन के करीब यूएस डॉलर करीब माना जा सकता है 2021-22 के दौरान। और यहाँ पर 20 और 21 की अगर मैं बात करूँ तो जो ट्रेड निकल कर आता है वो 8,141.26, ठीक है, मिलियन यूएसडी डॉलर माना जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर प्री कोविड यानी कि कोविड-19 जो भी चल रहा था उसके पहले की अगर मैं बात करूँ 2019-20 की, तो यहाँ पर जो ट्रेड चल रहा था वो 10,110.68 यूएस डॉलर मिलियन चल रहा था। 2018 के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर 8,229.91 मिलियन था और 2017-18 के अंदर भी यहाँ पर देखा जाए तो 10,686.85 मिलियन था, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर स्टैटिस्टिक एवरेज ऑब्जर्वेशन निकाले तो यहाँ पर जो इंडिया और रशिया का ट्रेड जो है काफी हद तक बढ़ चुका है, ठीक है, आज के समय में। और रशिया जो है हैज नाउ बिकम द इंडियाज 7th बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ठीक है। तो भारत का 7th बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर जो है वो रशिया है, जो 25th पोजीशन, लास्ट ईयर में उसकी पोजीशन 25th थी, ठीक है। यूएस, चाइना, यूएई, सऊदी अरेबिया, इराक, इंडोनेशिया वेर द 6 कंट्रीज व्हिच रिकॉर्डेड हायर वॉल्यूम्स ऑफ द ट्रेड विद द इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 months ऑफ द 2022 to 2023। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर यूएस, चाइना, यूएई, सऊदी अरेबिया, इराक, इंडोनेशिया के बाद यहाँ पर रशिया निकल कर आता है ट्रेडिंग पार्टनर के तौर पर, ओके। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। नेगेटिव ट्रेड बैलेंस ऑफ द यूएसडी 16,243.56 मिलियन जो है यहाँ पर जो एक्सपोर्ट की भी यहाँ पर बातचीत की गई है, ठीक है।
तो यहाँ पर हम लोगों ने 3.55% के करीब करीब जो है हमारा टोटल ट्रेड जो है रशिया के साथ वो इंक्रीज किया है। एनालिसिस की यहाँ पर रिपोर्ट निकल कर आई है। 2021 और 22 के अंदर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1.27% ही था, अभी निकल कर आया है तो 3.54% के करीब करीब वो चीज़ इंक्रीज हुई है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। इफ़ इट इज़ अवेलेबल ओवर हियर, ओके, आई होप सो। अभी तो कोई आर्टिकल बचा है नहीं, सिर्फ ये एक आर्टिकल है, देख लेते हैं कि वी आर on highway to climate hell on United Nations chief says at COP27। तो दोस्तों COP26 की जो मीटिंग हुई थी वो स्कॉटलैंड ग्लासगो के अंदर हुई थी, जो हम लोगों ने लास्ट ईयर में डिस्कस किया था जब भी हम लोगों का लेक्चर चल रहा था, तभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ऑल्सो। अभी यहाँ पर जो मीटिंग होगी वो इजिप्ट के अंदर होगी। सिर्फ ये चीज़ याद रखिएगा, COP27 की जो मीटिंग होगी वो कहाँ पर होगी, इजिप्ट के अंदर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस जो है सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस सेड एट द COP27 समिट इन द शर्म अल शेख इन इजिप्ट दैट द प्लैनेट इज फास्ट अप्रोचिंग टिपिंग पॉइंट्स दैट विल मेक क्लाइमेट कोर्स इरिवर्सिबल एंड दैट इट्स पीपल वेर सेट ऑन अ हाईवे टू क्लाइमेट हेल्थ। ठीक है, इस मीटिंग के बारे में चीज़ों के आगे भी अच्छी तरीके से आएगी, क्योंकि एक बार मीटिंग आराम से हो जाएगी तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल सकती है। पर फिलहाल आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ये याद रखो कि ये जो मीटिंग है वो इजिप्ट के अंदर होने वाली है। ठीक है, आई होप सो आप लोग अच्छी तरीके से सारी की सारी चीजें समझ गए हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर आर्टिकल्स एंड टुडेज न्यूज़पेपर। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द डिफेंस एंड यूपीएससी एग्जामिनेशन, सो यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर विथ अस रिगार्डिंग द सीडीएस एग्जामिनेशन, एफकेट, एनडीए, आईएनईटी, यूपीएससी, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, एयरफोर्स, ग्रुप एक्स एंड वाई एंड टेरिटोरियल आर्मी। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द बैंकिंग एग्जामिनेशंस लाइक द आईपीपीएस क्लर्क, आईपीपीएस पीओ, आईपीपीएस आरआरबी, SBI clerk, SBI PO, RBI grade B. So don't worry, batches launched by the Yes Sampat Educator where you can join us and you can just call on for more details. So what are you waiting for, guys? Just call on this kind of the particular number that is called the 9773230619. And if you want to follow me in this kind of the particular channel, so you can just subscribe our channel and you can also follow me in the Instagram, YouTube and in the Facebook, and online platform is available over here. Okay, and I want to tell you that if you are the new family member of this particular channel, so please subscribe our channel in the YouTube. So that is called the Yes Sampat Educator. Okay, and if you really enjoy this session, so guys please share this particular session with your friends, family members, colleagues and younger and elder brother sister, okay, who are preparing for this kind of the particular examination. Guys, आप लोग यहाँ पर चैनल विजिट करते हैं, यहाँ पर आप लोग लेक्चर देखते हैं, पर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा आप जितना रिस्पॉन्स करेंगे उससे हिसाब से ही यहाँ पर आपको रिस्पॉन्स मिल सकता है। हम भी यहाँ पर क्रिएट करने के लिए ही बैठे हैं। ठीक है, तो आप जहाँ पर मोटिवेशन आप तभी मिलता है जब भी आप यहाँ पर कुछ आउटपुट देते हैं, यहाँ पर कुछ इनपुट आप प्रोवाइड करते हैं, तो ही आपको आउटपुट मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप गाइज आइए, विजिट करते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते यार, प्लीज सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर चैनल एंड लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियोस। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के दौरान, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू एंड बाय बाय।